नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित दीक्षित एसएससी चर्चा पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमारा 29वां पार्ट है और अब एसएससी सीजीएल और एसएससी सीजीएल की मेंस और सीएचएसएल 2023 की प्री परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं और अब हमारी जो परीक्षाएं शुरू हो रही हैं वो शुरू हो रही हैं एमटीएस की शुरू होंगी। तो एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विथ फुल कंसेप्ट के साथ हम आपके लिए एक नया सेशन लेकर आए हैं आज के दिन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना अपने समय को बर्बाद किए हुए और देखते हैं कि हमारे इन प्रश्नों को कैसे, कब और कहाँ, किस प्रकार से करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे आगे बढ़ने से पहले सेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और मैं ज़रा देख लेता हूँ क्या मैं आपको विजिबल हो रहा हूँ। बिल्कुल सही, मैं आपको दिख रहा हूँ, ठीक है। वीडियो यानी मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आप अपनी और हमारी चर्चा एसएससी चर्चा पर। पहला प्रश्न, फाइंड three such consecutive numbers in which adding 2 times of the first, 3 times of the second and the 4 times of the third become 191. Okay. ऐसी तीन क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहली का 2 गुना, दूसरी का 3 गुना और तीसरी का 4 गुना जोड़ने पर 191 हो जाता है। देखिए, जो क्रमागत संख्याएं होती हैं उनमें एक का अंतर होता है, एक का, ये आप जानते हैं, उनमें एक का अंतर होता है, ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक, कि उन सभी में एक का अंतर होता है। जैसे सबसे छोटी जो संख्या होती है, सबसे छोटी संख्या, उसको हम लेंगे x। सबसे छोटी संख्या को हम लेंगे x। अब उससे बड़ी वाली जो संख्या होगी उसको लेंगे x + 1 और उससे बड़ी वाली जो संख्या होगी वो होगी x + 2। ये हो गई तीन संख्याएं हमारी, हो गया, ठीक। कह रहा है जिनमें पहली का 2 गुना, देखिए पहली, दूसरी, तीसरी तो आ गई, क्योंकि अगर क्रमागत संख्याएं होंगी, कॉन्जिक्यूटिव नंबर होंगे, तो इनमें क्या होगा, एक का अंतर होगा और हर संख्या अब पिछली वाली से एक ज्यादा होगी डेफिनेटली, ठीक। तो कह रहा है जिसमें पहली का 2 गुना, अच्छा पहली क्या है, x है, पहली वाली x है तो इसका 2 गुना तो हो जाएगा 2x, ठीक। अच्छा ये देखो, इसका 2 गुना, कह रहा है अब दूसरी वाली का 3 गुना। अच्छा दूसरी वाली का 3 गुना होगा तो यही तो होगा कि x + 1 में हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 3x + 3, ठीक। और कह रहा है तीसरी का 4 गुना, यानी x + 2 में 4 से गुणा कर दें, क्योंकि 4 गुना बोला है, तो 4x + 4 2 = 8, ये हो गया, ठीक। तो पहली संख्या, तो दूसरी संख्या, तो तीसरी संख्या, ठीक। क्या कह रहा है, इन तीनों संख्याओं का जो योग है वो बन रहा है 191, यानी 191। तो देखते हैं जरा 191 बन रहा है कैसे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। सबसे पहले कह रहा है तीनों संख्याओं का योग, तो चलो तीनों संख्याओं का योग करते हैं। तो 2x + 3x + 3 + 4x + 8 इज इक्वल टू 191। तो 2x, 3x, 4x, यानी 4 3 2 5 5 4 9 9x हो गया, प्लस 8 और 3 11 बराबर 191, यानी 9x बराबर, ये उधर जाकर माइनस, तो 180, तो x बराबर 20 आ चुका है, x बराबर 20। अब जब x बराबर 20 आ गया है तो हमने सबसे छोटी वाली पहली संख्या को x ही माना था, तो ये तो 20 हो गई, ठीक। दूसरी क्या होगी, x + 1, तो 21 हो गई, और तीसरी थी x + 2, यानी 2 जोड़ेंगे, क्रमागत होती हैं, तो ये हो गई 22। यानी आपसे कह रहा है कि ऐसी 3 क्रमागत संख्याएं बताइए, तो पहली, दूसरी और तीसरी, और ये आ गया हमारे प्रश्न का उत्तर। तो पहला प्रश्न तो बहुत अच्छे से हमने कर लिया, ठीक।
पहला प्रश्न हो चुका है। तो आपने देखा कि पहला प्रश्न कितने अच्छी प्रकार से हमने कराया। तो अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। आपको अगर समझ में नहीं आया तो सेशन को एक बार फिर से देखिएगा। अभी सेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और देखिए और भी लोगों तक पहुंचाइए ताकि एसएससी चर्चा का हमारा परिवार बड़ा हो। चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है 45 मिनट को एक दिन के भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। एक्सप्रेस 45 मिनट्स एज अ फ्रैक्शन ऑफ अ डे, एज अ फ्रैक्शन ऑफ अ डे। ठीक है, हम देखते हैं। अच्छा, भिन्न में जब किसी चीज को बदलते हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बदलते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बदलते हैं। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में बदलेंगे तो हम कैसे, सबसे पहले तो जिसको हमें बदलना है उसको लिखेंगे। तो 45 मिनट को हमने ऊपर लिखा, अपॉन नीचे क्या लिखेंगे, नीचे हम लिखेंगे एक दिन के रूप में व्यक्त करेंगे, एक दिन के भिन्न के रूप में, एक दिन के भिन्न के रूप में। तो नीचे एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। और इसको हम चेंज कर दें, किस में चेंज कर दें, इसको हम चेंज कर दें मिनट में। तो मिनट में बदलने के लिए इसको हम मल्टीप्लाई कर दें 60 से। ठीक है, देखो काटते हैं जरा, इसको हम काटते हैं। अगर हम देखें तो 15 से काटेंगे, 15 3 15 4, 3 से काटा इसको 8 बार, तो कितना हो गया है, ऊपर 1 और नीचे 8 चौको 32, यानी 1/32। आंसर आपके सामने 1/32। ठीक, बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत अच्छे से हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, हमारे 2 प्रश्न हो चुके हैं, बहुत आसानी से हमने कर लिया। अब हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न क्या है। 100 तथा 200 के बीच आने वाले उन पूर्णांकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 9 तथा 6 दोनों से विभाजित होंगे। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 200 विच आर डिविजिबल बाय बोथ 9 एंड 6। देखिए, ऐसा है, जब कोई संख्या अलग अलग नंबरों से विभाजित होती है, यानी अगर कोई संख्या 9 से विभाजित हो रही है और कोई वही संख्या या कोई और संख्या 6 से विभाजित हो रही, जैसा इस प्रश्न में दिया है, 6 से विभाजित हो रही, भाई 9 से विभाजित करना है और 6 से विभाजित करना है, 9 से विभाजित हो रही है और 6 से विभाजित हो रही है, 6 से विभाजित हो रही, तो ध्यान रखिए वो ऐसे मतलब जो संख्याएं हैं, अगर 9 और 6 दोनों से विभाजित हो रही हैं या कोई और संख्या से भी, तो ध्यान रखिए उन संख्याओं के एलसीएम से भी विभाजित होंगी। और 9 और 6 का एलसीएम होता है 18। कितना होगा, 18, यानी 18 से भी विभाजित होंगी। तो सबसे पहले हम क्या करें, 1 से 200 तक वे संख्याएं निकाल लें जो 18 से विभाजित हो रही हैं, 18 से विभाजित हो रही हैं। तो देखते हैं, 1 से 200 तक वो संख्याएं निकाल लें जो 18 से विभाजित हो रही हैं। ठीक है भाई, हम निकाल लेते हैं जो 18 से विभाजित हो रही हैं। देखते हैं 18 से, तो 200 को 18 से डिवाइड करते हैं। देखते हैं, 18 1 18, 2 आया, 18 1 18। देखिए, शेषफल से मतलब नहीं है, जो हमारा भागफल आया है उसको हम वहीं पे छोड़ देते हैं, खत्म, वहीं पे हमने छोड़ दिया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम निकालेंगे 1 से 100 तक। क्या निकालेंगे, 1 से 100 तक की वो संख्याएं जो विभाजित हो रही 18 से। 18 से 5 बार जाना चाहिए, 18 5 90। तो ये हो गया। अब देखिए, हमको पता चल गया कि 1 से 200 तक कुल संख्याएं विभाजित हो रही हैं 11, और हमको पता चल गया कि 1 से 100 तक संख्याएं विभाजित हो रही हैं 5। किससे, तो जब हम माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, घटा देंगे, घटाएंगे, तो बचेंगी कहां से, 100 से 200 के बीच। 200 के बीच कितनी बचेंगी, 11 में जब 5 जाएगा तो 11 में 5 जाएगा तो 6 बचेगा। कितनी बचेंगी, 6। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। ठीक, तो देखा आपने कितनी आसानी से ये भी प्रश्न हमारे हो गए।
देखिए, कभी भी ऐसे प्रश्न मिले जिनको विभाजित करना हो, जैसे आपसे कह रहा है कि विभाजित करिए 200 तक 400 तक, तो पहले आप पूरा विभाजित कर लीजिए, जो अंत में आएगा भागफल वही हमारा उत्तर होगा। दशमलव नहीं लगाना है, दशमलव के पहले रखना है। ठीक, चल अगला प्रश्न। दी हुई 7 संख्याओं में से पहली 4 संख्याओं का औसत 4 है तथा अंतिम 4 संख्याओं का औसत भी 4 है। यदि 7 संख्याओं का औसत 3 हो तो चौथी संख्या बताइए। आउट ऑफ द गिवन 7 नंबर्स, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 4 नंबर्स इज 4 and the average of the last 4 number is also 4. If the average of all the 7 numbers is 3, then what will be the fourth number? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ये बढ़िया प्रश्न है एवरेज का। कैसे? देखो, ऐसा है कि औसत बराबर होता है, औसत बराबर आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या बटे आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक, ये एक बढ़िया हो गया। ठीक, फॉर्मूला। अब अगर हमें योग निकालना होगा, योग, तो औसत का गुणा हम आंकड़ों की संख्या से करेंगे, औसत का गुणा आंकड़ों की संख्या से करेंगे। ठीक, अच्छा, ये बोल क्या रहा है ये समझिए। ये बोल रहा है कि 7 संख्याएं हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, आपसे कह रहा है कि पहली 4 संख्या, देखिए ये पहली 4, ये, और कह रहा है अंतिम 4, ये देखिए 4 अंतिम। आहा, क्वेश्चन पलट गया, कोई बात नहीं, अंतिम 4। ठीक, अब आपने देखा कि ये जो है चौथी संख्या, इसको 2 बार लेगी, जबकि वास्तव में 7 है। ठीक, तो इसको तो निकालना पड़ेगा, बस वही। तो पहली 4 का औसत कितना दिया है? 4। तो औसत भी 4 है और संख्याएं भी 4 है, तो टोटल क्या हो गया? 16। ठीक, और अंतिम 4 का औसत भी 4 है, तो कितना हो गया? 4 और 4 16। तो अगर देखा जाए तो 2 बार 8 संख्याएं हो गई, और 8 संख्याओं का योगफल 32 आ गया। कितना आ गया? 8 संख्याओं का योगफल 32। ठीक, फिर उसने क्या कहा कि यदि सभी 7 का औसत 3 हो तो क्या हो गया? 21 हो गया। अब देखिए जरा, 8 नंबर का एवरेज है, सॉरी सम है 32, और 7 नंबर का सम है 21, तो क्या बचा? 11। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है, यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। 45 व्यक्तियों का औसत आयु 1/9 वर्ष कम हो जाती है जब 60 वर्ष के एक व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति आ जाता है, तब नए व्यक्ति की आयु क्या होगी? द एवरेज ऑफ 45% इज रिड्यूस 1/9, यानी 1/9 ईयर। When a person of 60 year is replaced by a new person, then what will be the age of the new person? देखिए फिर से वही बात, अभी हिंदी में बताया था, अब इंग्लिश में बताएंगे। एवरेज इज इक्वल टू होता है सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर, अपॉन टोटल नंबर, सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर। ठीक, ये हो गया। अब फिर वही बात कि अगर हमें सम निकालना है, सम, तो उसका एवरेज का मल्टीप्लाई टोटल नंबर में करेंगे। किसमें? टोटल।
अब एक बात समझिए, आप थोड़ा गौर कीजिए, एक 60 साल का व्यक्ति चला गया, और इसके जाने से हुआ क्या, यहां लिख दे रहे हैं गया। ठीक, एक नया व्यक्ति आ गया जिसके आने से कम हुई है एज। ये देखो क्या हुई है, कम। क्या हुई है, कम हो गई। इसका मतलब जो नया आया होगा इससे हल्का होगा। कितना हल्का है ये अब गौर करना पड़ेगा। ठीक, देखते हैं भाई कितना हल्का। तो हम देखते हैं अब कि 45 व्यक्ति हैं टोटल, और औसत कम हो रहा है 1/9। तो 45 व्यक्तियों में 5 कम हो जाएगा। कितना, 5। कितना कम हो गया, 5 कम हो गया। और जब 5 कम हो जाएगा इसका मतलब जो नया आया होगा इससे 5 ही हल्का है, यानी नए वाले का वजन 55 किलोग्राम है। कितना है, 55 किलोग्राम। तो एक बार जल्दी से देख लीजिए और कमेंट में कमेंट ज़रूर करिएगा जो आपको समझ में नहीं आता है तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, किसी कार्यालय में कर्मचारियों का 40% महिलाएं हैं, 70% महिला कर्मचारी और 50% पुरुष कर्मचारी विवाहित हैं। तब कार्यालय में अविवाहित कर्मचारियों का प्रतिशत क्या होगा? इन एन ऑफिस 40% ऑफ द एम्प्लॉयज आर फीमेल, 70% of the female employee and 50% of the male employee are married, then what will be the percentage of unmarried employee in the office? Okay. बहुत बढ़िया प्रश्न है, वेरी गुड, नाइस। ऐसा है कि सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हर चीज अपने आप में 100% होती है। हर चीज, प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% है। इसको आपको विशेष ध्यान रखना है, हर चीज आप में 100% होती है। ठीक, तो टोटल जो लोग थे, टोटल वो भी अपने आप में 100 थे। कह रहा है जिसमें 40% महिलाएं हैं, तो 100 का 40% 40 ही होगा, 40 महिलाएं। अब 40% महिलाएं हैं, जाहिर सी बात है शेष पुरुष होंगे, तो 60%, तो 60% 100 का होता है 60% मेल हो जाएंगे। ठीक हो गया। कह रहा है 70% महिला कर्मचारी और 50% पुरुष कर्मचारी विवाहित है। एक बात बताओ, 70% फीमेल आर मैरिड। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि 30% अनमैरिड है। अनमैरिड, तो हम अनमैरिड निकालें क्योंकि अनमैरिड का ही परसेंट पूछ रहा है। तो अनमैरिड है 30%, 30% अनमैरिड है। तो 30% जो अनमैरिड है वो हो गए 12। ठीक, अब ये पहली चीज। दूसरी चीज समझो, दूसरी चीज कह रहा है हमसे कि 50% पुरुष कर्मचारी विवाहित हैं, तो 50% मेल आर मैरिड। अब आप बताइए 50% मैरिड है तो 50% अनमैरिड होंगे, 50% अनमैरिड होंगे, तो 30 अनमैरिड हो गए, 30 अनमैरिड हो गए। तो अनमैरिड वाले कितने हो गए? 42 लोग इंटू 100। परसेंट चाहिए था तो नीचे क्या रखेंगे? नीचे तो टोटल, तो टोटल भी अपने आप में 100 था, खत्म किया तो आंसर आ गया 42%। यानी 42% लोग ऐसे हैं जो अनमैरिड है, 42% लोग ऐसे हैं जो अनमैरिड है। ठीक, समझ गए होंगे आप। देखिए सबसे पहले फिर मैं आपको बता रहा हूँ
जल्दी से मैं इंक चेंज कर लूँ और थोड़ी सी चीज़ें बता दूँ। सबसे पहले सेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आप लोग ना लाइक कर रहे हैं, ना सब्सक्राइब कर रहे हैं और ना ही शेयर कर रहे हैं। तो जल्दी से देखिए, समझिए, सीखिए, जानिए। सेशन को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए। तभी तो हम एक लाइव क्लास दे पाएंगे 500 सब्सक्राइबर होने पर। तो जल्दी से 500 सब्सक्राइबर करिए और सेशन को लाइक, सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइबर करवाइए और लोगों को, जो बच्चे पढ़ने वाले उन तक पहुँचाइए, ताकि लाइव सेशन आपके स्टार्ट हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लेकिन उससे पहले हम देख लें जरा, क्या आपको मैं विजिबल हो रहा हूँ? बिल्कुल सही, मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। तो अब जल्दी से हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है किसी वस्तु पर लगे कर में यानी टैक्स में 15% की कमी हो गई, जिससे उसकी खपत 15% बढ़ जाती है। तब उस पर राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। The tax on a commodity is reduced by 15%, due to which its consumption increased by 15%. Then find the percentage change in revenue thereon. ऐसा है, देखिए बहुत तरीके हैं, लेकिन मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। उसकी क्या बता रहा हूँ? ट्रिक। ट्रिक क्या समझिए। जब 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 प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी, प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी, ठीक, बराबर हो, बराबर, ठीक हो, तब R² अपॉन 100% का हमेशा लॉस ही होता है, हमेशा लॉस ही होता है। ठीक, तो R की वैल्यू क्या है यहाँ? रेट यानी 15, 15 का स्क्वायर 225 अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 2.25% की कमी। हमेशा कमी होगी, हमेशा। आंसर आपके सामने है, देख लीजिए, हमेशा कमी होगी, हमेशा, चाहे जैसा भी प्रश्न हो, चाहे जैसा प्रश्न हो, जहां पर दो जगह दे दिया जाए, जहां पर दो जगह कमी और वृद्धि, कमी होगी, वृद्धि होगी, वृद्धि होगी, कमी होगी, चाहे जैसा प्रश्न हो, दो जगह कमी वृद्धि हो, हमेशा यही आंसर आएगा। ठीक है, समझ गए आप? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एक फ्रिज तथा एक टेलीविजन के मूल्य 5:3 के अनुपात में है। यदि इसकी कीमत, एक कह सकते हैं फ्रिज की कीमत, टेलीविजन से 5500 रुपये अधिक हो, तो फ्रिज का मूल्य कितना होगा? द कॉस्ट ऑफ अ रेफ्रिजरेटर एंड अ टेलीविजन आर इन द रेशियो 5:3. 5:3. It cost ₹55 more than the television. Then what will be the cost of fridge? बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत। ऐसा है, देखिए कि फ्रिज और टीवी के मूल्य का रेशियो दिया है 5:3। अच्छा, जाहिर सी बात है, आपको दिख रहा है कि फ्रिज ज़्यादा है, तो रेशियो में कितना ज़्यादा है ये हम देखें। रेशियो में 2 रेशियो ज़्यादा है और रुपयों में 5500, कितना? 5500, 5500। ठीक, तो एक रेशियो बराबर क्या हुआ? 5500/2, 5500/2। ठीक, 5500/2। अब 5500/2 हो गया। ठीक, 5500/2 हो गया। आपसे कह रहा है तो फ्रिज का मूल्य बताइए, तो फ्रिज का मूल्य तो 5 है, तो 5 बराबर 5500/2 इंटू 5। ठीक, ये इंटू 5, 5500/2 इंटू 5। तो देखते हैं भाई, देख लेते हैं। 0 0 5 5 25, 2 5 5 25 और 2 27, 27/2 ये हो गया। तो ये हो जाएगा 13,750, 13,750, 13,750।
आंसर आ गया, यही है 13,750। अच्छा, ऐसे प्रश्न में अगर ये वैल्यू अगर थोड़ी सी भी छोटी होती या कुछ ऐसी होती जो कैलकुलेटिव पॉइंट में नहीं आ रही, जैसे 5400 होती, तो ओरली हम कर लेते, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा पेन चलाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ वैल्यू 4 मतलब 4000 होती या 5000 होती, 5400 होती, 5600 यानी इवन होता, तो हमें पेन चलाने की ज़रूरत ही ना पड़ती है ना। चलिए आगे देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है और उनका अंतर अगर देखा जाए तो उनके अंतर 105 है, और उन संख्याओं के योग का 15वां भाग क्या होगा? 15th पार्ट, 15वां भाग। The ratio of two numbers is 10:7 and their difference is 105. What will be the 15th part of the sum of those number? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए देखते हैं। ऐसा है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, अनुपात है 10:7। इनका डिफरेंस दिया है 105। अच्छा, आप ऐसे देखो, ऐसे डिफरेंस कितने का आ रहा? 3 रेशियो, 3 रेशियो बराबर 105। तो एक रेशियो बराबर क्या होगा? 35। एक मतलब x, एक मतलब x, 35 हो गया। अब कह रहा है उन संख्याओं के योग का, तो योग कितना है? 10 और 7 17, तो योग हो गया 17 बराबर 35 × 17, ये आ गया। तो कह रहा है इनके योग का यानी 35 × 17 का 15वां भाग, सॉरी 15वां भाग कह रहा, 15th पार्ट, तो 1/15 से डिवाइड कर दिया, आंसर आ जाएगा 1/15। 15वां भाग पूछा है तो 15 से डिवाइड कर दिया। तो देखें 5 से 3 बार, 5 से 7 बार, ठीक कर दिया। और 7 7 49, 4 7 एकम 7 4 11, यानी 17 7 119 डिवाइड बाय 3 आप कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, बस इतना ही करना है। ठीक है, बहुत आराम से हो गया, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रण में दूध और जल का अनुपात 3:7 और 7:5 है। दोनों मिश्रणों को मिलाने पर नए मिश्रण में दूध और जल का अनुपात क्या होगा? Two mixture of 20 liter and 36 liter contain milk and water in the ratio 3:7 and 7:5. On mixing both the mixture, what will be the ratio of the milk and water in the new mixture? देख, पहला मिश्रण है 20 लीटर का, और 20 लीटर में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 3:7 है। ठीक, और जो दूसरा मिश्रण है वो है भैया 36 लीटर का, और 36 लीटर में मिल्क और वाटर का अनुपात 7:5 है। सही है। तो जब अलग अलग वैल्यू दी हो तो पहले बांट लेते हैं, बांटते हैं जरा। 10 रेशियो के बराबर 20 लीटर, तो 1 रेशियो के बराबर 2 लीटर। देखते हैं जरा मिल्क कितना है। मिल्क का रेशियो 3 है तो 6 लीटर, और वाटर के रेशियो 7 है तो 14 लीटर। ठीक, ये हो गया 3/7। फिर देखते हैं भाई इधर भी, इधर करते हैं। इधर 12 रेशियो की वैल्यू 36 लीटर, तो 1 बराबर 3 लीटर। देखते हैं, तो 1 बार 7 में गुणा करो तो 21 लीटर, और 1 बार 5 में गुणा करो तो 15 लीटर। ठीक, 15 लीटर। अब हम क्या कर रहे हैं, जल्दी से हम देख रहे हैं कि हमें क्या करना है और कैसे हमें आगे बढ़ना है और किस तरह से हम आगे करते हैं। हमसे कह रहा है दोनों मिश्रणों को मिलाने पर नए मिश्रण में दूध और जल का अनुपात क्या होगा। दोनों मिश्रणों को मिलाने पर दूध और जल का अनुपात, तो मिला लेते हैं। पहले मिश्रण में पहले तो मिल्क को मिला लें, तो मिल्क क्या है 21 और 6, तो 21 और 6 कितना होता है अगर मिलाते, तो 21 और 6 कितना हो गया 27, कितना हो गया 27। और वाटर की बात करें तो 14 और 15,
कितना हो गया 29, कितना हो गया 29 हो गया, यानी 27 और 29 यही हमारे प्रश्न का उत्तर आ रहा है। 27 और 29 यही तो पूछ रहा था कि नए मिश्रण में दूध और जल का अनुपात क्या होगा, तो दूध और जल का अनुपात 27 और 29 आ रहा है। आंसर आपके सामने 21 6 27 14 15 29 और प्रश्न का उत्तर आ चुका। क्या मैं आपको विजिबल हो रहा हूँ? बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, आपसे मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार। बने रहिए एसएससी चर्चा पर, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।